जैन साथियों, मैं आप सभी का दो नितिन शर्मा कोडा टाइम्स के लिए। और आप सभी को पता होगा जिस प्रकार से कोडा टाइम्स लगातार जन मुद्दे जन समस्या लगातार कोडा टाइम्स कोटद्वार के दिखाता ही रहता है। और वहीं आपको बता दें, विगत कम से कम 35 से 40 दिन लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेके धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं, पहले यह धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद जो कोटद्वार के ही स्वतंत्र पत्रकार परवीन थापा जी द्वारा 3 दिवसीय भूख हड़ताल करी थी उन्होंने। और उसके बाद जो सुकरो देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष है राजाराम अंतवाल जी, वो भी उनके धरने के भूख हड़ताल के बाद वो भी यहाँ लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज उनका लगभग 6वां या 7वां दिन है और आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी यहाँ होने जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, कैमरा जरा घुमा के दिखाए। सामने बुद्धि शुद्धि यज्ञ की तैयारी यहाँ पे शुरू हो रही है और लगातार यहाँ पे क्षेत्रीय जनता भी लगातार यहाँ जुड़ रही है। और हमारे साथ में आज बात करने के लिए राजाराम अंतवाल जी है, जो इस टाइम पे वर्तमान में भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं। और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग कितना जरूरी है। सर, पहले तो कोटद्वार टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के लिए कि आपके द्वारा आज इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने का आपका प्रयास, साधुवाद आप। वहीं मैं बात करूं, क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से जो कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार है परवीन थापा जी, लगातार 35 से 40 दिन ये धरना प्रदर्शन को हो गया है। और क्या बोलते हैं, उन्होंने भूख हड़ताल भी कहीं ना कहीं यहाँ 3 दिवसीय करी थी, उसके बाद आप भूख हड़ताल पे बैठे। तो ये लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? देखो, थापा जी ने पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया था और 11 दिन हुए कोटद्वार से दिल्ली पदयात्रा करके आए। उसके बाद आज 34वां दिन है यहाँ धरना प्रदर्शन का। और 3 दिन वो भूख हड़ताल के बैठे। उसके बाद में भूख हड़ताल ने आम अनशन बोला जाता है। भूख हड़ताल ने आम अनशन, ठीक है, कि अन्न त्याग देना। और आज मेरा अन्न त्याग का आम अनशन का 6वां दिन है। ये मात्र कोटद्वार विधानसभा की सड़क लाइन नहीं है, ये पौड़ी जनपद की 6 विधानसभाओं को प्रभावित करती है। ये लाइफ लाइन पौड़ी जनपद की जितनी भी जो 6 विधानसभा उनको प्रभावित की, वो लाइफ लाइन है। लोग ये कहते हैं कि केवल कोटद्वार विधानसभा तक सीमित नहीं है। और जिस तरह से वर्तमान सरकारें, केंद्र हो चाहे राज्य हो, आपका कार्यकाल यदि 4 साल हो गया है, मैं जनप्रतिनिधि पूछना चाहता हूँ कि आपका 4 साल कार्यकाल हुआ, आप कहाँ थे भाई? आज आपका काम भाई यदि एक बहाना बनाए कोर्ट में, अब कोर्ट में कब तक भाई? पैरवी आप कर नहीं रही हैं। आप अपने वकीलों को अच्छी खासी उनको सैलरी देते हैं, तो आपके केंद्र में हो चाहे राज्य, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका राज्य के एडवोकेट महाधिवक्ता क्या कर रहे हैं, वहाँ के सॉलिसिटर जनरल क्या कर रहे हैं केंद्र सरकार के। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपको केंद्र में उत्तराखंड की जनता ने आपको 2 बार बहुमत दिया और उत्तराखंड की सरकार को केंद्र सरकार को दिया। और आप मात्र 8 किलोमीटर, 8 भी नहीं है ये, देखो मैं आपको बताऊँ, 8 नहीं है, मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है। ये जितना भी यहाँ लोग आवासीय हैं या इधर है, ये खाम क्षेत्र था। इसमें कम से कम 2.5-3 किलोमीटर ये खाम क्षेत्र, ये वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम ऐसे होता था कि जो भाई ऐसे लोगों को बसाया जाता कि भाई जहाँ तक आपके यहाँ पे उसके बांस के पेड़ होते तो लोगों को इस तरह से बसाया गया कि आप जितना जितना दे लोगों को बसाने का वो था। तो इसी तरह से फॉरेस्ट विभाग ने वृक्षारोपण किया। और उसके अब लोग ये जो आपका पापी डांडा बोलते हैं, वहाँ तक खाम क्षेत्र की भूमि है, वहाँ तक जब ये वहाँ तक ये लोग डामरीकरण कर रहे हैं। और उससे आगे आप क्या बोलते हैं, आपके जो इंजीनियर हैं वो फ्लाईओवर बनाए, चाहे जो भी बनाए वो कर सकते हैं उसको। हमारे एक रिटायरमेंट वन कर्मचारी भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई वो केवल फ्लाईओवर का मामला है, 8 फुट और 10 फुट का मामला है। और आप न्यायालय में है तो आप यदि आप क्या बोलते हैं राम मंदिर के लिए, जिसके आपके 2 बार प्रचंड केंद्र राज्य में सरकार में, आप राम मंदिर के हम धन्यवाद देते हैं कि आप राम मंदिर में आपने मंदिर बनवाए, आपने बनाया, आप कहते हैं आपने बनवाया, लेकिन आप इस सड़कों क्यों नहीं बनाते? आप वहाँ रोज पैरवी करें ना।
नहीं, यहाँ पे तो हर बार देखा जा रहा है, कहते हैं जो इस टाइम पे सत्ता पे है, वो कहते हैं विपक्ष पे सवाल उठा रहा है, जो विपक्ष है वो सत्ता पे सवाल उठा रहा है। 27-28 साल लगभग इसमें 25 साल हो गए। उत्तराखंड बने हुए तो 25 साल हो गए, बल्कि रोड अटके हुए 27-28 साल के हाँ। आसपास हो गया है। आखिर जो कोटद्वार का विधायक विधानसभा में इसकी मांग आखिर क्यों नहीं उठा पा रहा है? क्या इसके मुख्य कारण लग रहे हैं आपको? देखिए, अब उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, या तो राजनीतिक अनुभव हो या कार्य नहीं करना हो, यही हो सकता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये आप कह रहे हैं ना कि भाई आपको केंद्र में, राज्य में 2-2 बार आपको प्रचंड बहुमत दिया, तो बहाना मत बनाइए ना। आपको दोनों जो प्रचंड बहुमत दे रखा है, तो बहाना क्यों बना रहे हैं? तो नहीं तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये तो एक प्रकार से जनता को ठगने का ही काम कर रहे हैं। चलो, यदि कांग्रेस शासनकाल में, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस शासनकाल में यदि उन्होंने भी यदि क्या बोलते हैं नहीं बनाया है, तो मैं भी उनको आलोचना करता हूँ कि गलत बात है। ये एक टाइम ये था ना, अब तो हरक सिंह रावत भाजपा में थे, उन्होंने कुछ हिस्से को डामरीकरण किया था, ऐसी बात नहीं, उन्होंने नहीं, प्रयास उनका था। तो कहना था 80% रोड मैंने बना दी थी और 20% मात्र रोड 80 बची नहीं, थी। 85 जो तो नहीं थी उस वो। टाइम पे वर्तमान के कहते मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रोक लगाई थी। देखो, उसके उसके बारे में मैं वही जाने, हरक सिंह जी जाने, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि त्रिवेंद्र रावत जी ने किसने लगाई थी, मैं नहीं कह सकता इसके नहीं, बारे में। उनका तो बयान भी जारी नहीं, हुआ उनको था। बयान जारी, तो उनके बयान के बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता ना, मैं एक यहाँ सर्वदलीय मैंने किसी दल का व्यक्ति नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैं उनके बारे में नहीं बोल, हाँ इतना जरूर है कि लगभग एक समय 50% कार्य हुआ था, डामरीकरण हुआ था और पुलों का कार्य भी हुआ था। अब वो जाने भाई, उन्होंने किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन हुआ था कार्य, हमने देखा है, ऐसी बात नहीं। नहीं, वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि कोटद्वार की विधायक को क्या कहते हैं, आप एक ज्ञापन सौंपो, गढ़वाल के सांसद को आप ज्ञापन सौंपो। ये ज्ञापन कब तक सौंपा जाएगा? ज्ञापन का काम तो काफी सालों से चलता आ रहा है। भाई हमारे जो मेरे छोटे भाई प्रवीण थापा जी ने, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, उन्होंने 14-15 भाई, मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या क्या बोलते हैं, ये जो भी मीडिया है, मेरे कहने मतलब, जब हम आप पहले बोलते हैं खबर का असर, बिल्कुल। खबर का असर होता था, और आज खबर का असर क्यों नहीं? भाई यदि जनप्रतिनिधि उनको पता नहीं कि यार मेरे यहाँ इस चीज़ का विरोध हो रहा है या कोई विरोध कर रहा है, तो उनका वो बोला बोलते रहते हैं, भैया ये तो अखबारों में छपता रहता है और मीडिया वाले बोलते रहे, सोशल मीडिया बोलता रहता है। ये जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी कमी है। बोला यार 5 साल बाद फिर ठीक है, अब विवेकाधीन को फलाना फलाना लोगों को पैसे बांट के फिर दोबारा जीत जाएंगे। नहीं, सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा है, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। कोई यहाँ राजनीति चमकाने नहीं आ, कुछ कोई भी नहीं आ रहा, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है, जिसने यदि क्या यदि कोई राजनीतिक बयानबाजी की, उसको यहाँ से बोल देगा भाई आप अपने घर में जाइए, राजनीति यहाँ मत कीजिए। आखिर आपको इस उम्र में कहते हैं जो आमरण अनशन आपके द्वारा किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है, ये बताया। मेरे कहने मतलब, एक व्यक्ति वो अलग जगा रहा है, प्रवीण थापा जी, पैदल जाना 11 दिन पैदल आप 5 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और गर्मी बरसात, बेघर, उसके पास, उस आदमी को धन नहीं है कि जो उसके पास बहुत पैसे वाला हो कि भाई मैं तो उस होटल में ठहर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। 11 दिन वो यहाँ से देहरादून, सॉरी दिल्ली गए, और उसके बाद आज 34वां दिन वो धरने पे बैठे, 3 दिन आमरण अनशन भी किया। तो ये दुर्भाग्य इस बात की कि जिस तरह से राजनीति और फलाना, हमारे ने सबको बोला कि भाई कोई भी यहाँ राजनीति नहीं करे, हमने को साफ शब्दों में कह दिया है कि यहाँ जिसको आना है, जिसको सड़क, सब, चाहे विपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, सब दलों को, सबके दल के लोगों ने जाना है, मीडिया ने भी जाना है, आपने भी जाना है, यहाँ इस सड़क से गुजरना है। तो सबकी जरूरत है, सबकी लाइफ लाइन है ये। हमारा इस सड़क से बनने से क्या होगा, सिटकुल है, रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आएगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको क्या बोल रोजगार मिलेगा, वो अपने होटल वगैरह वगैरह खोलेंगे, कोई अच्छे रिसोर्ट खोलेंगे, सब बहुत कुछ होगा, ढाबे खोलेंगे, सब कुछ करें, अपनी भूमि है इन लोगों की, इतने वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। तो ये रोजगार, ये सड़क बन जाए तो रोजगार, बाहर से अन्य प्रदेशों से पर्यटक आएगा, कणो कणो नगरी बोलते रहते हैं,
लेकिन भाई जब वहाँ से सड़क को आप बनाएंगे नहीं, कम से कम 50 किलोमीटर का अंतर आता है। हम नजीबाद से जाते हैं राजधानी, वाहनों को ऑनलाइन टैक्स देना पड़ता, उसको कोई नहीं बोलता। तो भाई आप शोषण कर रहे हैं, इसका मतलब कि भाई ठीक है, एक यहाँ खड्डे में जा रहे हो तो ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप सपोज कॉमर्शियल वाहन यहाँ पे जाता, मेरे बगल में ये चुंगी है, तो कॉमर्शियल वाहन मजबूरी होती है उसकी। वायदे यहाँ का सिगरेट का कोई आदमी वो बोलता है भाई इधर से आओ, कॉमर्शियल वाहन की मजबूरी, उसको भी यहाँ पे 140 रुपये देना पड़ता है, तब जाके क्या बोलते हैं वो अपने वहाँ गंतव्य स्थान में पहुँचता है। तो सरकार क्या कर रही है कि भाई आप वसूली करें। एक तरफ उधर प्रदेश से उस तरफ से जाता है, नजीमाबाद रोड से उत्तर प्रदेश से गुजरता है, तो उसको रोड टैक्स देना पड़ता है। यदि इधर से जाता है कम वाहन, तो इधर से 140 रुपये देना पड़ता है। तो ये है विकास कोटद्वार का। इससे ज़्यादा मैंने कह सकता, थोड़ा मेरा ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, स्वास्थ्य भी हल्का सा है, कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हल्का सा हुआ है। चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। चलो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे साथ में पूर्व सैनिक देवेंद्र रावत जी है। रावत जी के बारे में बता दें, रावत जी लगातार इस प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में लगातार जुड़े हुए हैं। और जब प्रवीण थापा जी ने दिल्ली कोटद्वार से दिल्ली की यात्रा करी थी, वो भी लगातार तभी भी उनके साथ जुड़े थे, उनके समर्थन देने वो दिल्ली भी पहुंचे थे। और कोटद्वार में जब से थापा जी ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, वो लगातार इस धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं। आइए देवेंद्र रावत जी से भी वार्तालाप करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। रावत जी, एक चीज ये बताएं आप, अभी जैसे अंतवाल जी ने बोला कि यहाँ से 140 रुपए जाने के और 140 रुपए आने के लेते हैं, कम से कम 100 गाड़ी यहाँ से गुजरती होगी। आखिर ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ये भाई, ये हम लोग लगातार इस जो है सवाल को सरकार से कर रहे हैं कि भाई ये पैसा किस लिए दिया जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो कम से कम सड़क बनाओ हमारे लिए, है ना। ये तो बिल्कुल मतलब ये है कि अभी जो टैक्स दे रहे हैं बेचारे, जो यहाँ से माल जा रहा है या ला रहे हैं, उन पे भी टैक्स पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, सरकार पे जो व्यापारी है उसका रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सामान का। तो यही कोटद्वार की जनता पे उसका जो है बोझ पड़ रहा है। तो मतलब यही चीज हो गई कि हम पहले या तो हम यूपी के होते बजाय यूपी का टैक्स भरे, अगर हम अपने शॉर्टकट रास्ता भी अपना रहे तो यहाँ का भी टैक्स है जिसमें रोड नहीं बनी हुई है। तो आखिर ये जो टैक्स लिया जा रहा है कि क्यों लिया जा रहा है, कुछ क्या कारण हो सकते हैं इसके? ये सिर्फ जो है जंगलात के बहाने लिया जा रहा है, क्योंकि पहले भाई आप लोगों ने देखा होगा, पहले ये जो है पोस्टें यहाँ तो थी। हमारे जो लैंसडाउन रोड पे भी एक पोस्ट थी जंगलात पे, वहाँ पे भी टैक्स लिया जाता था। तो ये जंगलात का परमानेंट एक धंधा है, बना हुआ है ना। सड़क तो बनानी नहीं, लेकिन टैक्स लेना है, जनता को परेशान करना है ये, और सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती। वहीं अगर मैं बताऊं, सुबोध उनियाल जी का एक बयान इस टाइम पर लगातार वर्तमान में जारी हो रहा है। उन्होंने साफ बोल दिया था कि यहाँ से 1 रुपए की भी पर्ची नहीं कटेगी, उसके बाद भी आखिर पर्ची कट रही है। आखिर ये सरकार की भी क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं, सरकार की जो उन्होंने चिट्ठी निकाली है वो मेरे पास है, मैंने वो यहीं से लिया है। उसमें सिर्फ जो है हमारे जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको छूट दी गई है। लोकल जो हमारे जो खेत खलिहान में जाते हैं, वो उन लोगों को छूट दिया गया। बाकी कॉमर्शियल व्हीकल को उसमें कोई छूट नहीं है, चाहे वो कोटद्वार का क्यों ना हो। जी हाँ, किसी को छूट नहीं है उसमें। तो ये देख सकते हैं, रावत जी ने एक बहुत बड़ी खुलासा यहाँ कर दिया है कि जो कॉमर्शियल वाहन है उसकी यहाँ पे जो है पर्ची लगातार यहाँ कटेगी। जो यहाँ के जो बिना कॉमर्शियल की गाड़ी है उनकी पर्चियाँ नहीं कटेगी। हमारे साथ में पूर्व सैनिक रविंदर सिंह सोन जी भी है, सोन जी से भी हम वार्तालाप करेंगे। वो भी लगातार इस धरना प्रदर्शन में लगातार जुड़े हुए हैं और अपनी आवाज़ लगातार वो बुलंद कर रहे हैं। सोन जी, पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कोटद्वार टाइम्स में। धन्यवाद नितिन जी। सोन जी, ये बताएं कि आप भी लगातार ये धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, अब तक क्या नतीजा निकल कर आया? आज जैसे कि आपको पता ही है कि आज धरने का जो है 34वां दिन है और आमरण अनशन का जो है आज भाई राजाराम जी का जो है 6वां दिन है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकला, तो निश्चित ही नतीजा जो है बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि जनता को जगाना पहले बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जो जागरूकता भाई प्रवीण थापा जी ने जो जलाई है कोटद्वार की और लालढांग की जनता, तो आप देख सकते हैं कि आज देखो लालढांग से भी बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं।
और निश्चित ही जो है जागरूकता फैली है लोगों के पास, लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी आई है और निश्चित ही जो है मैं यही कहूँगा कि अब लोग जो है जाग गए हैं और लोग ऐसे जो है जनप्रतिनिधियों को समझ चुके हैं, ऐसी पार्टियों को समझ चुके हैं कि जो जनहिताय के लिए कार्य नहीं करना चाहते उन लोगों को और जनता अच्छी तरह से जो है जान चुकी है और आगे भी कभी भी ऐसे कोई भी अपने हक की लड़ाई है तो जनता जो है जागरूक हो चुकी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अपनी लड़ाई अब खुद लड़ना सीख चुकी है। वहीं अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं लाल ढांग में भी कहते हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस वहां लगातार समर्थन दे रही है। आखिर यहाँ समर्थन देने कांग्रेस क्यों नहीं पहुंच रही है? ये तो उनका अपना कांग्रेस पार्टी से आप पूछ सकते हैं, ये चीज़ें तो हम क्या बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि 27 का चुनाव भी तो नजदीक है। हाँ, उनके अपने-अपने वो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, जब कोई भी आंदोलन होते हैं तो निश्चित ही जो है उस आंदोलन की आड़ में कोई भी अपने-अपने मुद्दे बनाकर अपने हित, अपने पार्टी के हित के लिए कार्य कर रहे होंगे वो लोग, हो सकता है ऐसा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि जो भी लोग हैं, जो इस मार्ग के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किस पार्टी के लोग होंगे। सबसे पहले हम लोग कोटद्वार वासी हैं, लालढांग वासी हैं, हमको ये याद रखने की आवश्यकता है। हम पार्टियों से बहुत बाद में जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जन्म जो है इस क्षेत्र में हुआ है। तो निश्चित ही जो है हम सबका ये कर्तव्य है और कि हमको जो है इस आंदोलन, इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। भले ही हम कई अन्य राजनीतिक पार्टी से भले ही क्यों ना जुड़े हों। वहीं मैं अगर बात करूं, आज आप लोगों का बुद्धि शुद्धि यज्ञ है। जी। ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का ऐसा क्या मुख्य कारण हो गया था कि आप लोगों को बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना पड़ रहा है? बिल्कुल इसकी तो बहुत ही ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो है कुबुद्धि इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको कोई सद्बुद्धि नहीं हो रही है कि जो है वो इस मार्ग की जो है पैरवी अच्छे से अभी तक कर ही नहीं पाई हैं। इस मार्ग के लिए उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, ना वो जनता के बीच में यहाँ पर पधार रही हैं, ना जनता को बता रही हैं कि आप लोगों की क्या मंशा है। जनता तो असमंजस में फंसी हुई है, जनता को तो यही दिख रहा है कि इन लोगों की जो है सद्बुद्धि नहीं बल्कि इनकी जो है बुद्धि कुबुद्धि हो चुकी है। इसलिए उनकी कुबुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए आज माता रानी का जो है यहाँ पर जो है ये हवन जो है किया जा रहा है जिसको हमने जो है बुद्धि शुद्धि का नाम दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है जी। रोहित डंडियाल जी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस पे यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू नहीं होता तो कहीं ना कहीं इस रोड पे लाइफ टाइम के लिए बैन लग जाता। वहीं सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि ये एक प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है, तो इसे आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं देखिए ये तो अब देखो ये तो कानूनी दांवपेच है इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये तो जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो वकील हैं रोहित डंडियाल जी हैं तो अगर वो अधिवक्ता हैं और तो वो अच्छी तरह इस मामले की गंभीरता को समझते होंगे और निश्चित ही अगर कुछ ऐसी बात रही होगी तभी उन्होंने अपनी बात रखी होगी मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो वहीं मुझे ये भी कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि 27 का चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक है और जिस प्रकार से यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, कांग्रेस हो भाजपा हो और लगातार इस धरने पे नहीं जुड़ रही है, तो आपको लगता है कि 27 में इन्हें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि जनता तो जागरूक हो चुकी है और कोटद्वार आज एक राजा भरत की जो है जन्मस्थली और क्रीड़ा स्थली तो है ही है और कर्ण ऋषि की तपोस्थली तो है लेकिन आज हमको कहीं ना कहीं ये जरूर देखना पड़ेगा कि आज हमारा कोटद्वार शहर धरना स्थल भी बन चुका है। कोटद्वार शहर में कई प्रकार के धरने जो है जगह जगह चल रहे हैं तो निश्चित ही इन चीज़ों का तो असर कहीं ना कहीं आगे भविष्य में पड़ने वाला है। हाँ, वहीं अगर मैं बात करूँ अभी कहते हैं जिस प्रकार से यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, मैंने भी किसी के माध्यम से सुना है, अभी तक मेरे पे उस पोस्ट की हुआ नहीं है, मैं इसकी पैरवी भी नहीं करता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ माता बहनें जो आती है और कहते हैं अपने जो उन्होंने लिखे हुए गीत होते हैं अपने दुख दर्द जो गीतों के माध्यम से वो सुनाती हैं, तो ये सुनने में आया था कि किसी ने पोस्ट डाली हुई थी कि वो उन्हें पैसा दिया जा रहा है। इस पे आप कितनी सच्चाई मान रहे नहीं इस बात का तो मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ और ये जो है पैसा ना तो हम लोग किसी से ले रहे हैं ना कोई हमको दे रहा है ना हम किसी को बांट रहे हैं।
है ना। हम लोग तो खुद ही जो है अपने घरों से जो है पैदल चलकर यहाँ आते हैं। कई बार तो हमारे पास साधन भी नहीं होता, हम पैदल पैदल अपने घर को जाते हैं। तो हमारी माता बहनें भी अपनी स्वैच्छिक उससे यहाँ पर आ रहे हैं। और जहाँ तक भजन कीर्तन की बात है या कोई जो वो राग गुनगुना रहे हैं इस मंच के माध्यम से रात्रि में आकर, तो निश्चित ही वो समय व्यतीत करने के लिए नहीं है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे जो है भ्रामक भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो है भजन कीर्तन हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है, ये चीज़ें। तो मैं इस बात का जो है संपूर्ण खंडन करता हूँ कि अगर यहाँ पे माता का गुणगान हो रहा है किसी भजन के द्वारा, तो निश्चित ही उस माता रानी को मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ये नेता लोग, इनकी जो कुबुद्धि हो रखी है, ये घोर निंद्रा में जो है कुंभकर्ण जैसी नींद में सो गए हैं, कम से कम इनको उठाया जा सके। तो इसलिए उस माता की स्तुति या इस मंच के माध्यम से हो रही है। तमाम जो आंदोलन गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं, जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो लोग। और तमाम, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, आप कभी यहाँ आके देखिए, ये लोग वही लोग हैं जो घरों में सो के जो है पोस्टें करते हैं, घरों में सो के बातें बनाते हैं, जो यहाँ आए नहीं है। जो लोग ये एक बार भी अगर यहाँ आया है, वो शायद, मुझे नहीं लगता है कि वो जो है इस बात को कह पाएगा, अगर इस मामले की वो गंभीरता को समझता है। और यहाँ पर जब भी कोई भजन कीर्तन होता है उसके बाद जोरदार नारे लगते हैं। ये आप सब लोगों ने इसको देखा ही होगा। चलो, ये थे हमारे साथ में रविंदर सोंजी में क्या बोलते हैं। एक बार फिर देवेंद्र रावत जी के पास आऊँगा। रावत जी, एक चीज़ ये बताएं, अभी कल की बात मान लो कि कल को यहाँ एक गुलदार आ गया था और कहीं ना कहीं गाय पे हमला कर दिया था। और जिस प्रकार से अंतवाल जी यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक खतरा भी मंडरा रहा है। यहाँ सुरक्षा कर्मी भी तैनात नहीं है, तो क्या बोलना चाहेंगे इस अब क्या बोलें जी, ये तो सरकार को जो है सुध लेना चाहिए था। और उस दिन इनको बताया भी था जंगलात वालों को रात को जाके कि भाई ये हादसा यहाँ पे हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग नदारद हैं यहाँ से। जबकि हम लोग यहाँ पे हमारे लोकल भाई लोग 12-1 बजे तक इसलिए ही बैठे रहते हैं कि ताकि जो है सुरक्षा में कोई कमी ना हो, चूक ना हो। और उसके बाद भी 4-5 लोग डेली इनके साथ में यहाँ पे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो अनदेखी आखिर क्यों हो रही है? क्या कारण हो सकते हैं इसके मुख्य? ये मुख्य कारण तो मैं यही बोलूँगा जी कि जब जब सरकारी नुमाइंदे जो हैं या सरकार में जो बैठे हुए हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जब वो हमसे दूरी बनाए हुए हैं, इसीलिए उन पे कोई असर, जो हमारे जो अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, उनको भी कोई असर नहीं, उनको भी कोई प्रेशर नहीं है। इसलिए अगर हमारे जनप्रतिनिधि का उनको प्रेशर होता तो शायद वो यहाँ पे आते और ये सुरक्षा व्यवस्था हमें मुहैया कराते। तो जिस प्रकार से सुरक्षा मुहैया कराते, तो चलो हमारे साथ में हमारी बहन भी है, आइए उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हेमा नेगी। नेगी जी, ये बताए, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कितना क्या लग रहा है कि इस पे मजबूती आई है? देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 2-3 महीने पहले, उस समय तो ऐसा था कि चलो कोई नहीं, थापा जी जा रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं होगा और अकेले करते रहेंगे इस काम को। तो सबने सोचा कि चलो 1-2 दिन चलेंगे और उसके बाद वो भी चुपचाप बैठ जाएँगे, जैसे कि आजकल नेता लोग करते हैं इस चीज़ को। लेकिन जब धीरे-धीरे उन्होंने लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई और हमारे लालढांग में जब पहली बार आए, तो हमारे लालढांग में भी एक उत्साह नज़र आया था कि नहीं, हमें थापा जी का साथ देना चाहिए। और वो जो हमने फर्स्ट रैली वहाँ निकाली थी, उसमें बहुत सारी मातृशक्ति, हमारे युवा जितने भी थे, सब लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन भी दिया था। और आज भी हमारे लालढांग से बहुत सारे जनता है कि जो समर्थन दे रही है, सिर्फ नेताओं को छोड़ के। जो ये पार्टियां है, चाहे वो कोई भी हो पार्टी, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन पार्टियां जितनी भी है, उनके कोई भी नेता हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ नहीं है। उनका कहना है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, वैसे भी ये जो लड़ाई है, ये जनता की है। और जी, मुझे लगता है कि अगर कोई नेता यहाँ पर आता भी है, तो उसको जनता के रूप में ही आना चाहिए। नहीं, मैं वही बात करूँ, ये खाली चुनावी मेंढक की तरह कहते हैं चुनाव के टाइम पे ही आखिर निकल कर आते हैं, उससे पहले इन्हें कोई मुद्दे नजर नहीं आते क्या? ऐसा तो हर बार होता है कि जब ये रोड, कई बार हमेशा चुनाव के टाइम पे ही बोला गया कि हमें जिताओ और हम तुम्हारे रोड बनाएंगे। आज भी मेरे ख्याल से पार्टियां यही बोल रही है कि अगर आप हमें जिताते हो तो हम आपके लिए ये रोड बना दें, लेकिन हम जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इस बार तो जनता की लड़ाई है और जनता ही लड़ेगी। वहीं अगर सुनने में आ रहा है कि आप सब महिलाएं जैसे यहाँ आ रही हैं, जी। क्या आपको यहाँ कुछ जो आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, आपको कुछ पैसा मिल रहा है? देखो, जो ये लोग बोल रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है, जिनको वो अपने जेब से पैसा दे रहे होंगे उन्हीं को मिल रहा होगा। अगर जो बोल रहे हैं शायद वही लोग पैसा दे रहे होंगे और इसलिए दे रहे होंगे कि तुम धरने पे मत जाओ। अगर वो उल्टा बोल सकते हैं हमारे लिए कि हम पैसा लेके यहाँ पर आ रहे हैं, तो ठीक है, हमारा मानना है कि तुम पैसा देके लोगों को घर में बिठा रहे हो। जो महिला यहाँ पर नहीं आ रही, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं इस समय जो अच्छी वक्ता भी है और नेता भी है।
अगर अभी एक मुख्यमंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री आ गया तो उसके बगल में एक पति क्या करता है, अपनी पत्नी को खड़ी करता है कि लो जी ये मेरी बीवी है और ये मातृशक्ति के साथ जुड़ी है, समाज से जुड़ी है। तो वो महिला यहाँ पर नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उन्हीं को पैसा मिला है कि आप उस धरने पे ना जाओ, आप थापा जी का साथ ना दो। यहाँ पर हमारे एंथवाल भाई साहब जो इतने दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अरे मैं तो बोल रही कि तुम लोग खा पी के आ जाओ यहाँ पर, तुम भूखे मत रहो, खा पी के आओ, लेकिन कम से कम आओ तो सही यहाँ पर। मैं तो धन्य करती हूँ उनके लिए कि जो ये इतना हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो हम तो खुद होते तो शायद हम इतने दिन तक ना भूखे रह पाते और ना हम अपना घर बार छोड़ के ऐसे कर पाते। तो आखिर ये नेता जाग क्यों नहीं रहे हैं? नेता देखो, नेता नहीं जाग रहे हैं, ऐसा किसने कहा कि नेता नहीं जागते? नेता सब जागते हैं, लेकिन जो हमारी जनता है वो चाहती ही नहीं कि नेता जागे। क्योंकि असली जो, अच्छा एक बात बताइए, हमारा जो लालढांग है, हमारा जो ये विधानसभा कोटद्वार है, यहाँ प्रतिनिधि हमारे विधायक है, दोनों महिला ही है, ठीक है। हमारी जनता ने ही विधायक को बनाया है और आज हमारी जनता ही उनको पीछे खदेड़ रही है। नहीं जी वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर तो आपको गाली मिल रही है। वहाँ पर एक पार्टी ये कह रहा तुझे भी गाली मिल रही, दूसरा कह रहा तुझे भी गाली मिल रही। ठीक है, गाली जब अगर माना सरकार को मिल रही है या पार्टी को मिल रही है तो मुझे किस बात का दुख है? भाई मैं तो जनता हूँ, मैं तो लालढांग की निवासी हूँ, मुझे किस बात का? भाई राष्ट्रीय पार्टी है वो, अगर उन्होंने कर्म गलत किए होंगे, उन्होंने काम नहीं किया होगा तो उनको तो गालियाँ मिलेंगी। अगर कोई महिला उनको गाली दे भी रही है तो मुझ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो क्षेत्र की जनता हूँ ना, मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अभी भी फ़ोन पे कई यहाँ के कोटद्वार के जो नेता हैं पार्टियों के, उनसे पर्सनल फ़ोन पे यही बात समझाई उनको कि तुम राजनीति करो, लेकिन फ़िलहाल जो ये रोड है इसके लिए क्षेत्र के नेता बन के आओ। अगर तुम्हारे सामने अगर तुम्हारी पार्टी को कोई कितनी भी गाली दे रहा है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, जिस प्रकार से कोटद्वार के विधायक है और विधानसभा अध्यक्ष है, जैसे एक अभी जब यहाँ धरना चल रहा था, किसी महिला द्वारा ये कह दिया गया था कि अपने भाषण में कि उन्हें जूतों की माला पहनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसे बोला जा रहा है कि एक महिला का अपमान कर रही है और जिस पद पे वो बैठी हुई है कहीं ना कहीं एक निंदनीय। नहीं ठीक है, वैसे तो देखो मैं भी इस बात के उसमें थी कि कोई भी महिला हो, देखो महिला हो या पुरुष हो, कभी भी किसी को गाली गलौच मत करो, क्योंकि अगर मैं किसी को गाली करूंगी तो वो उल्टा मेरे लिए हो। अगर माना मैं किसी को गलत शब्द बोलती हूँ तो ये समझो कि मैंने अपने लिए बोला है। तो वैसे भी देखो किसी को, चाहे वो कोई प्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई आम इंसान भी अगर हो, अगर आम व्यक्ति भी हो, तो हम उसको ऐसे खुलेआम गाली देना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र का विकास भी है। तो इसके लिए हम गाली गलौच देख के तो अपना काम नहीं करवा सकते। इस चीज़ के लिए तो मैं भी बोलूँगी। लेकिन अगर रही बात बुरा लगने की, तो एक बात बताइए, मोदी जी को तो सभी गाली देते हैं। पूरा पूरा देश गाली दे रहा है, तो क्या मोदी जी अपनी योजनाओं को नहीं ला रहे? मोदी जी भी तो योजनाओं का कर रहे हैं ना। अगर हमारी गालियों से या कोई महिला ने अगर चलो गुस्से में बोल दिया, अगर इनकी गालियों से इनको इतना बुरा लग रहा है, तो फिर मोदी जी को क्यों नहीं लगता बुरा? वो अपनी योजनाओं को क्यों बंद नहीं कर देते? वो तो हर महीने कोई ना कोई नई-नई बातें लाते रहते हैं कि मैं अब ये योजना करने वही, तो वो भी तो पूरे देश में उनको गालियाँ मिलती है। तो देखो बड़े, अगर अगर आप बड़े हो तो बड़े बन के रहो, और जो छोटे हैं देखो गलतियाँ उन्हीं से होती है। नहीं, हम अगर छोटे लोग हैं, चलो ठीक है, हमें नहीं पता है, हमारे मुँह से कभी गुस्से में निकल भी जाता है, तो हमें ये समझ लो कि ये छोटे लोग हैं, ये छोटी ही बातें करेंगे, लेकिन आप बड़े हो ना, बड़े बन के दिखाओ ना हमारे नहीं, सामने। चलो एक मन में टीस थी और टीस कहीं ना कहीं एक क्रोध के रूप में निकली, तो कम से कम वो स्थानीय नेता को भी यहाँ के कम से कम जनता का दर्द समझना चाहिए। तो इसे कहते हैं वो आखिर वो फिर भी दर्द क्यों नहीं समझ रहे? वो दर्द देखो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा जो ये, अब देश की तो खैर मैं बात नहीं करूँगी, फिलहाल हमारे उत्तराखंड की ही बात करूँगी। हमारे उत्तराखंड में विडंबना ऐसी आ चुकी है कि जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं ना, जिनके जेब में डिग्री है, वो तो बन रहे हैं नेता, ठीक है। जो अनपढ़ है उनको बनाया जा रहा है मंत्री। तो अब बताइए क्या होगा फिर? उत्तराखंड ऐसी तो खड्डे में जाएगा। जब पढ़े लिखे आदमी को आप मंडल अध्यक्ष और मोर्चा अध्यक्ष बना दोगे तो उसकी बुद्धि भ्रष्टि तो होगी। अगर हम माना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी एजुकेट व्यक्ति को अगर किसी मंत्री पद पे बैठाते हैं, तब जाके वो मंत्री कुछ सोचेगा ना कि वाकई में होती क्या चीज़ है किसी का दुख। अनपढ़ आदमी को तो आपने बना दिया नेता, उसको आपने वोट दिया, उसको आपने विधायक बना दिया, उसको नेता बना दिया। आज हमारे जितने भी यहाँ के पूरे उत्तराखंड के जितने भी नेता हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हमारे उत्तराखंड के लिए सोचता होगा। पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारे मंत्री हो चाहे हमारे विधायक हो, कोई हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं सोचता। सबको ये है कि मेरा जो बजट है 5 साल का, उसमें से मेरा कितना जेब में मेरा जाएगा, कितना मेरे नेताओं के जेब में जाएगा और कितना मेरा ठेकेदार के जेब में जाएगा, यही है। धन्यवाद नेगी जी। जिस प्रकार से भी नेगी जी ने बोला कि क्या कहते हैं, सारे नेता जो आते हैं सारे राजनीति चमकाने आते हैं और पैसा कमाने आते हैं। एक अंकल हमारे साथ में हो रहे हैं और इन्हें भी मैं लगातार देख रहा हूँ इस धरना प्रदर्शन में, इस उम्र में भी लगातार इस धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे। सर पहले तो आपका बहुत स्वागत है।
हाँ, धन्यवाद। जो ये अभी बताएं आप इस उम्र में इस धरने पे आखिर क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्या मुख्य कारण है? हम इसलिए आ रहे हैं कि ये रोड हमने बहुत पहले से देखी हुई है, और मैं तो समझता हूँ करीब 100 साल लगभग इस रोड को बने हुए हो गए। ये डामर रोड थी, पक्की रोड थी, ये अंग्रेज़ों की बनाई रोड थी। इस पे जो बीच में 2 पुल आते हैं, तो इसमें भी ये लकड़ी के पुल हुआ करते, लेकिन बहुत मजबूत पुल थे वो। ऐसे पुल नहीं था कि जो इधर मोटर टांग का पुल जैसे उजड़ गया था 2-4 साल में, ऐसा नहीं था वो। बहुत मजबूत पुल थे, उसके ऊपर बस चलती थी, उसके ट्रक चलते थे। और मैं तो और आपको प्रत्यक्ष बात बताऊँ कि 1980 में मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं इसको बार-बार दोहरा रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। 1980 में मेरी पोलिंग बूथ ड्यूटी लगी। मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, और वहाँ पे जब हमने देखा कि ये रोड वहाँ तक बिल्कुल पक्की थी ये, और कोल तार लगा हुआ था इस पे, और हम उसमें गए थे आराम से। बहुत ही रमणीक रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं अभी भी गया, उसके बाद कहीं गया, मैं मोटरसाइकिल में गया था एक बार, वो धूल में लगते हुए थे। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रोड को बनाने में ना तो कोई पेड़ कट रहा है, ना किसी जानवर को कोई नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बनी बनाई रोड है। ये एलिवेटेड रोड बनेगी, और ये अस्थाई रोड बन जाएगी। इसमें जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, इंसान भी सुरक्षित रहेंगे। अभी देखो, 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप जानवरों के लिए सोच रहे हैं तो कि इंसानों के लिए तो सोचो। ये कोर्ट कह रहा है, मतलब इनके लिए। असल तो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये जो सरकार है ना, अगर किसी काम को नहीं करना हो तो कोर्ट को थोप देती है, ताकि वो कोर्ट में इतना लिंगर और मतलब लंबा चलता रहे भाई। ऐसे ही होते रहे, बस सालों तक चलता रहेगा ये। आखिर अगर ऐसा हो क्यों रहा है? ये गवर्नमेंट की जो है, ये जो जितनी भी सरकार हमारी आई, इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है इस पे, कतई नहीं। इन्होंने राजनीति की है इस पे। ये अगर इंटरेस्ट लेते हैं अभी भी, तो इस रोड बनने में कोई देर नहीं लगती है। ये इनकी इनकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है ये। नहीं, विल पावर। अभी भी सोशल मीडिया में तो भाजपा के सारे नेता ये बोल रहे हैं इस रोड को अगर बनाएगी तो भाजपा बनाएगी, खंडूरी दीदी बनाएगी, तो क्या? हाँ, तो यही कंपटीशन है ना। अब 25 साल हम देख रहे हैं कि ये तो भाजपा कांग्रेस का है। अब दो बार कांग्रेस को मौका मिला, 10 साल। अब 15 साल इसको मिला बीजेपी को। है बराबर है, दोनों ने किसी ने इतना मतलब बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों की भावना रही हो कि ये हमारा, ये जनहित में मामला है सारा। ये हमारी जो है, ये हमारा राइट है। ये हमारा आवश्यक सेवा में आता है। ये सड़क, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, और ये स्कूल, ये हमारे, ये मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं हमारे ये। इसको होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हो जाती है तो इससे ये रोड सारा हमारा इतने नजीबात से नहीं जाना पड़ता, ये शॉर्ट बन जाएगी यहाँ पे। और दूसरी बात है कि हमारा पैसा बचेगा। हमारा जो है यहाँ पे तीर्थ स्थल बन जाएगा, पर्यटन बढ़ेगा। इसके लिए यहाँ पे सिटकुल बने हुए, यहाँ पे काय को बने, वो जाने वाले हैं वो। उनका जब वो हुआ था उसके लिए उनको फ्री मतलब एकोमोडेशन है उनके लिए, मतलब उनके लिए। और बिजली भी फ्री है, गवर्नमेंट की ये सहूलियत दी थी। अब तब चल रहे थे, तब अब की बार अभी भी वो कम होते जाते जा रहे हैं। कितने लोगों को, कितने बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिला हुआ था। तो इसको भी देखो। अब अगर इधर से हम जाते हैं तो इधर जाम लग जाता है, भीड़ भड़ाका हो जाता है। इधर से आए तो शॉर्ट बन जाएगा रास्ता। रुड़की जाए, कोई देहरादून जाए, हरिद्वार जाए, कहीं भी जा सकता है इधर से। बहुत शॉर्टेड रोड है, बहुत ही सुलभ रोड है ये। कोई दो राय नहीं इसमें। ये ऐसा है कि ये इन्होंने मुद्दा बना दिया, ये एनजीटी का मुद्दा बना दिया इन्होंने कि भाई जंगलात बफर जोन है ये। भाई जानवर, सोचो इस बात को कि जानवर हमारे लिए है कि हम जानवरों के लिए। मैं तो इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। ठीक है, हम जानवरों को हिंसा नहीं करते कभी नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ कि कोई हमारा पहाड़ के अंदर जंगली जानवरों का कोई पहले जैसे खाते थे काकड़, ये जो शोर वोर खाते थे, अब नहीं खाता कोई नहीं। इस तरह से अपने पाले हुए जो बकरे उन्हीं को खाते हैं। तो हम नुकसान कहाँ कर रहे हैं? आज हमारा पहाड़ देखो खाली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जहाँ से देख रहा है कितने मतलब बच्चे खा दिए, कितने युवा खा दिए, कितने आदमी खा दिए इस बाघ ने, ये गुलदानी जानवरों ने। कोई नहीं करे सरकार। 10 लाख रुपए दे रही, तो 10 लाख कोई इंसान की वैल्यू है? सोचिए आप इस बात को। 10 लाख कोई इंसान, एक माँ का बच्चा अगर छोटा बच्चा, युवा बच्चा या चला जाता है, तो क्या उसको 10 लाख में खुश हो जाएगी वो? कौन सोचेगा इस बात को? बोला बताओ, माँ बाप कभी खुश होंगे इसके कि हमें 10 लाख रुपए मिल गया? अभी एक भाई ने कमेंट की थी, हम आपको 20 लाख देते हैं, हमारे बच्चे को वापस कर दो। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ये हमारी बहुत ही, जितना ये मैं तो समझता हूँ कि भौतिकवादी युग है ये। और यहाँ पे जो है मतलब ये जो हमारे प्रतिनिधि है, इनको तो पता नहीं ये स्वार्थ की राजनीति करें।
भाई इतने दिन हो गए, 1 महीने से हम लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये प्रतिनिधि हमारे कोई नहीं आए, चाहे अनिल बलूनी हो, ऋतु खंडेरी हो, हमारी हो, लेकिन इन्होंने यहाँ आने का कभी प्रयास नहीं किया, इस समस्या को सुलझाने का। कम से कम आश्वासन तो देती है कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए हम, और लेकिन कुछ नहीं है मतलब इनके। अब मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत स्थिति है, यही नहीं फिर हॉस्पिटल की समस्या देखो तुम, स्कूलों की समस्या देखो तुम, ये तो 2 मंडलों को जोड़ने वाली कुमार गढ़वाल का जो लाइफ लाइन है, यही नहीं, ये मामला सुलझता है, इसके बाद ये रामनगर जाएगा सीधे, ये है लाइफ लाइन, ये पहले से चली आ रही है। हम रामनगर जाने कितनी बार चले गए जेएमओ से, इन्होंने वो भी बंद कर दी। अब ये 2 भैया आप कह रहे हैं पेड़ों की बात कर रही हैं, एनजीटी की बात कर, पर्यावरण की बात कर रहे हैं आप। पर्यावरण में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 साल पहले जो पाखरो में जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, उसमें जो 7,000 साल के इमारती पेड़ काटे गए। मैं आपसे कई बार बोल दिया कि आप ये बताइए कि किस नियम के तहत और किसी जनहित में और किसी अगर गवर्नमेंट के हित में किस उसमें किए गए, क्यों काटे गए, क्या उन पे क्या कार्रवाई उन पे बताइए आप। अरे यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं काटा जा रहा है, किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और आप उसमें जो है इसको नहीं, इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो 100% जानते लोग जानते, ऐसा नहीं है, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष दोनों चाहते हैं रोड बने यहाँ पे, लेकिन वही है कि अब श्रेय किसको मिले, है ना, माला मतलब किसके फीता गले में जाए। काटने का मौका किसे मिला? हाँ, किसको मिले मतलब यहाँ पे शिलान्यास कौन करे, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है। अदरवाइज दोनों पार्टियों ने कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, मतलब ना के बराबर है। अगर कोई सरकार बना, जैसे यहाँ पे हमारे माननीय हरक सिंह रावत जी ने यहाँ पे जो पिलर गाड़ दिए थे, अरे बना देता, देखी जाती, पुल बना देता उसके ऊपर, है ना। अब ये बताए कि ये उन्होंने जब इसको अवैधानिक मतलब, तो किसके ये जो पैसा लगा इस पे किसके नाम पड़ेगा, पैसा मिसलेनियस एडवांस किसके नाम पड़ेगा वो, चलो है धन्यवाद। ना। तो जिस प्रकार से अंकल जी ने कहते हैं अपनी बात रखी, ये भी सोचने विषय है, आखिर ये रोड राजनीति की भेंट, जिस प्रकार से संजय रावत जी ने एक गाना बनाया था, राजनीति की भेंट चढ़ गया लाल ढंग चिल्लर खालमार, और ये सिद्ध होता हुआ भी फिलहाल इस टाइम पे दिख ही रहा है। और अब मैं कैमरा पर्सन से एक बार फिर कहूँगा कि एक बार फिर से दिखाए कि किस प्रकार से क्या कहते हैं यहाँ पे बुद्धि शुद्धि यज्ञ का यहाँ का कहते तैयारी लगातार चल रही है। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।